तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th का हम लोग मैथ देख रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली। हम लोग देख रहे हैं कितना, हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा और नीचे लिख दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली हम लोग कितना देख रहे हैं 1.2, एक्सरसाइज 1.2 हम लोग ये देख रहे हैं ना। इसमें का क्वेश्चन नंबर कल एक हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे एक और दो दोनों देख चुके हैं। सॉरी, एक नंबर और 2 नंबर कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का तीनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ लिख लीजिएगा 12, इधर लिख लीजिएगा 15, यहाँ लिख लीजिएगा 21, सबका फैक्टर करिए। तो 12 के फैक्टर करिएगा तो देखिए 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यही हो गया ना। चलिए अब इसको 15 को करिएगा तो सॉरी 15 के करेंगे, 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, यही होगा ना। चलिए 21 के करेंगे तो 21 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, यही हुआ ना। तो चलिए सबको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या चीज़, 12 का फैक्टर आया। 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुने 3। अरे 12 के गुणनखंड कितने ही है, 2 गुने 3। चलिए 15 के कितना आया, 15 का 5 गुने 3, 3 गुने 5, कुछ भी आगे पीछे लिख चलेगा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कितना के, 21 का। तो 21 का कितना आया है, तो 21 का आया 3 गुने 7, यही आ रहा है ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कल बताए थे ना अभाज्य गुणनखंड विधि से कि जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करके देखेंगे तीनों में जो कॉमन होगा उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तीनों में कॉमन होना चाहिए, 12, 15, 21। अगर 12, 15 दिया रहता तो इसमें देखते, लेकिन 3 संख्या दे रहा है ना, 12, 15, 21, 3 भाज्य संख्या दे रहा है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, और कोई है कॉमन नहीं है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, ये जो 3 होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए ना, यही 3 आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, कि एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि जो कॉमन हुआ उसको भी लिखना है, जो नहीं कॉमन हुआ उसको भी लिखना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन हुआ उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन हुआ उसको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा है, 2 गुने 2 लिखेंगे ना, 2 गुने 2 लिखेंगे, फिर कितना बचा 5 गुने 7, क्योंकि 5 गुने 7 कॉमन नहीं हुआ है ना। और 3 जो कॉमन हुआ है इसको एक बार लिख देंगे। कॉमन वाला को क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। तो कॉमन वाला को यहाँ से क्या करेंगे, एक बार लिख दिए। अब गुना करिए तो देखिए 2 दूना के 4, 4 बचे 20, 20 में 20 में गुना कराइएगा तो 20 सत्ते 140, 140 में 3 से गुना कराइएगा तो 14 3 42 होता है ना। तो कितना हो गया, 420, यही है ना। तो यही आप लोग का एलसीएम हो गया। तो आप देखिए समझिए पहले बात को। सबसे पहले क्या करिएगा कि 12 को और 15 को अभाज्य गुणनखंड विधि करेगा निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम। तो 12 को और 15 को क्या करेंगे, तो लिख दिए यहाँ पर। देखिए 12 का गुणनखंड करिए तो 2 से भाग लगे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो 12 के फैक्टर किए, यहाँ इसके फैक्टर जो गुणनखंड आया लिख दिए, घात के रूप में सजा दिए ना, गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3। फिर 15 के करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, नहीं 3 गुने 5, तो 15 बराबर क्या लिख दिए, 5 गुने 3 है, 3 गुने 5। फिर 21 को करेंगे गुणनखंड, तो 21 के तो 3 से 21, तो 21 बराबर 3 गुने 7। अब अभाज्य गुणनखंड में निकालने का तरीका होता है कि एचसीएफ जब निकालना होगा तो देखेंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर तीनों में कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, और कोई है और कोई नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। अगर और कोई संख्या रहता तो यहाँ गुना करा देते और किसी को लिखकर, लेकिन केवल 3 है ना, 3 एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए तरीका होता है कि जो एचसीएफ आया है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन बाकी जो बचा है सब, तो देखिए 2 बचा है तो 2 गुने लिख दिए, 5 बचा था तो 5 गुने 5 लिख दिए, 7 बचा 7 गुने 7 लिख दिए थे। जो कॉमन हुआ था, जो कॉमन हो रहा है उसको भी एक बार लिख देंगे। तो कॉमन यही हुआ था ना एचसीएफ, तो इसको एक बार लिख दिए,
तीनों में कॉमन है तो एक बार लिख दिए। तो कॉमन आपका, कॉमन का मतलब क्या, HCF ले लिए, समझ गए ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर इसका देखते हैं हम लोग। 2 नंबर चलिए देखते हैं इसका चलिए 2 नंबर देखते हैं। इधर 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर लिख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का निकालना है हम लोग को। क्या चीज निकालना है हमको, चलिए इसको यहाँ से घेर दे रहे हैं। 17, 23 और 29 को हमको क्या निकालना है, HCF और LCM का। चलिए पहले 17 का गुणनखंड करिए, एक गुणनखंड विधि से। तो 17 को गुणनखंड करिए तो कितना होगा, 17 एकम 17 हो। 23 की गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, 23 एकम 23 हो। और 29 को गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, 29 एकम 29 हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से लिखेंगे 17 बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 17 बराबर यही है ना, 17 गुने 1। 23 बराबर गुणनखंड करने पर यही आ रहा है ना, 23 गुने 1। और 29 बराबर गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, 29 गुने 1। अब हम इससे, यहाँ से आपसे पूछे कि इसका HCF बताइए कितना होगा। तो इसमें देखिए, तो कोई कॉमन हो रहा है, कोई कॉमन नहीं हो रहा है, क्या है, 1 1 हो रहा है ना, तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अब LCM पूछेंगे कि LCM कितना होगा, तो LCM कितना होगा, तो 1 तो इस तीनों में कॉमन है तो 1 को लिख दीजिए एक बार। और बाकी जो जब बच गया तो कितना है, 17 गुने 23 गुने 29, इसको गुना कराइएगा, LCM हो जाएगा। यही तो है, इसमें क्या करना है, इसको गुना करा लीजिए। गुना कराने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन होता है सब में वही HCF होता है, जो बाकी जो बच जाता है वो LCM में चला जाता है, LCM होता है। नोट कर लीजिए। तो 3 नंबर देखेंगे इसका, 3 नंबर देखेंगे। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो इतना आसानी से बता रहे हैं। चलिए 3 नंबर देखेंगे। क्या कि देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, एक एक कॉमन हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं तो एक लिख देंगे ना, एक एक कॉमन हो रहा है, इसलिए एक HCF हो गया, बाकी जो बचा हुआ है। अब बताइए पे कि LCM निकालने के जो कॉमन हुआ है उसको एक बार लिख देंगे, बाकी जो बचा है सबको उतार देंगे, इसको गुना करेगा आपका LCM हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग देख ले रहे हैं कितना नंबर, इसका हम लोग देख ले रहे हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर भी देख ले रहे हैं इसका। चलिए 3 नंबर देख रहे हैं। चलिए 3 नंबर जगह उधर दिखाई देगा, नहीं देगा ना। चलिए 3 नंबर नीचे बना रहे हैं, देखिए 3 नंबर यहाँ पर। 3 नंबर में दे रहा है 8, 9 और 25। 8, 9 और क्या चीज 25, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 8, फिर यहाँ लिख देंगे 9, सबका गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 25। हो गया ना। तो 2 से भाग लगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 से 3 3 का 9, 3 एकम 3। देखिए 5 से, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 50 25, अब 5 एकम 5। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिख देंगे 8 बराबर कितना आया, 8 बराबर गुणनखंड करने पर आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2। 9 बराबर कितना आ रहा है, 3 गुने 3, यही आ रहा है ना। और 25 बराबर कितना आ रहा है, 25 बराबर आपका आ रहा है 5 गुने 5। एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, और एक इसमें ना भी लिखेंगे तो छोड़ देते एक। देखिए तो अब तीनों में आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि HCF बताए इसका, तो तीनों में देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, 5 5, कोई कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एक देखिए सब में कॉमन हो रहा है। तो इसका भी HCF कितना हो गया 1। और LCM निकालने के लिए तो पता है, LCM निकालने के लिए जो कॉमन हुआ है उसको एक बार लिख देंगे और बाकी सबको लिख देंगे। तो कितना 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यही हो गया ना। अब गुना करिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 24 24 24 दिया 72, 72 में कितना से 25 से गुना कराइएगा, 72 में 25 से गुना कराइएगा, जो आएगा आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। इसको गुना करा लीजिएगा आप लोग, गुना तो आप लोग करा सकते हैं ना। तो आपका क्या हो गया, यही आपका LCM हो गया, ये LCM हो गया, गुना करा लीजिएगा, यही आपका LCM हो गया। कुछ नहीं करना, इतना आसान तरीके से तो बता रहे हैं।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसमें क्या कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है तो सीएफ एक हो गया, बाकी सबको गुना करा दिए तो सेम निकल जाएगा। चलिए 3 नंबर में यही 3 ठो क्वेश्चन था, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर चलिए देखते हैं। हाँ 3 नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का। 4 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं बोर्ड पर, बोल रहा है कि एचसीएफ दे रहा है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, 9 दिया है तो एलसीएम 306,657 का ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा है, देखिए 2 संख्या दिया है, 2 संख्या है, क्या है, संख्या है 306 गुने 657, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। तो पूछ रहा है कि एलसीएम इसका निकालिए कितना होगा। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं ना, हम बताए थे फॉर्मूला आप लोग को ना, कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, याद करा देना आप लोग को फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बताए थे, एचसीएफ गुने एलसीएम। इसी से और फॉर्मूला बनाए थे कि अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला बताए थे कि एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम बराबर क्या बताए थे, 2 संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टा में क्या चीज, एचसीएफ। फिर ये भी बताए थे आप लोग को कि अगर एचसीएफ निकालना होगा तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या चीज, एलसीएम बताए थे ना निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगेगा, 2 नंबर लगेगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को समझा दिए हैं, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाला तो की भी कोई जरूरत नहीं है, हम मिटा दे रहे हैं, बताए आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर में इसको। तो चलिए हम फिर से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हमको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, एलसीएम बराबर लिख सकते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, एचसीएफ ना, एलसीएम निकालना तो एचसीएफ डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम बराबर, तो 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या कौन है, 306 और 657, तो लिख दीजिए 306 इंटू 657। अब बट्टा में एचसीएफ, तो एचसीएफ देखिए ये क्या है, एचसीएफ है, 9 के दिया एचसीएफ, यही हो जाएगा। काट उठ करिए तो देखिए 9 सते 63, 2 बचा तो यहाँ 27। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 306 इंटू 73, इसको गुना करेगा तो 22,000 आ जाएगा आपका, 22,038, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल दिए। चलिए एक क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं, टाइम है अभी टाइम है 5 नंबर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 5 नंबर पे देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर मिटा रहे हैं इसको, समझ में नहीं आएगा जरूर पूछिएगा हमको।
कमेंट कर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग समझिएगा, रुकिएगा नहीं। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6वें किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6वें अंक कैमरा में आ रहा है ना, एक सेकेंड। संख्या इसको इधर लिख देना, ठीक है ना, यहां से मिटा देना है। संख्या n के लिए संख्या 6वें अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 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 देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n मतलब 6n के रूप का अंक कोई 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए आसान है, इसका खाली भाषा में लिख देना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कब इसका 0 आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए n बराबर कुछ भी आप रख सकते हैं, प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो n बराबर जैसे 6 के पावर 1 रखिए तो 6 हो जाएगा। 6 के पावर 2 रखिए तो 36 हो जाएगा। 6 के पावर 3 रखिए तो 6 1 36 6 216 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो आएगा क्या, 0 आ रहा है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 0 तभी आएगा, यही बोल रहे हैं ना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 आने का कंडीशन यही होगा कि 6 के पावर जो घात होगा ना, ये घात क्या होना चाहिए, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के गुणनखंड के रूप होगा तब देखिए ये 0 आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ऐसा थोड़ा बोला क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या बोल रहे हैं ना, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n पर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो कभी नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग भाषा में यहाँ पर लिख देंगे कि यदि किसी n के लिए, लिख देंगे कुछ नहीं, इसका कोड भाषा में लिख देना है। लिखिएगा यदि किसी, समझा दिए ना, यदि किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। कब होगी, 0 पर समाप्त होगी जब वह 2 तथा 5 से विभाज्य हो। 2 तथा 5 से विभाज्य हो। 2 तथा 5 से, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 तथा 5 से मान के चलिए जो संख्या 2 से और 5 से कटेगा, ये भी बोल सकते हैं। हम यही ना बताएंगे घात के रूप में, कभी भी इसका घात 2 गुने 5 के रूप में होगा तब 0 आ सकता है, या वह संख्या जो 2 से और 5 से कटे वो भी क्या हो, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि
यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी जब वह 2 तथा 5 से विभाज्य 2 तथा 5 से विभाज्य हो, 2 तथा 5 से क्या हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो गया तब पर भी वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। हो, यह संभव नहीं है। फिर यहां से लिखेंगे, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि इसको और 6 के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 जो दे रहा है ना, 6 के पावर, ये जो n दे रहा है ना, तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर n भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि 6n बराबर 2 गुने 3 के पावर n चूंकि, इसलिए n, इसको यहां से लिखेंगे, इसलिए फिर लिखेंगे यहाँ, इसलिए जैसे मैं 4n के गुणनखंड में 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है, केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है। 4 के भी गुणनखंड करिएगा तो कितना हो सकता है, 4 के गुणनखंड भी करेंगे मतलब 6 के पावर n का मतलब समझ रहे, 6 के मतलब इसमें बोल रहा है, फिर 4 भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 ही आ रहा है ना, 2 और 3 ही आ रहा है। यहाँ सॉरी, यहाँ 4n नहीं होगा, यहाँ आपका 6n हो जाएगा, ठीक है ना। 6n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है, 6n के गुणनखंड में 2 तथा 3 ही आ रहा है। फिर इसका लिख देंगे, इसको और लिख देंगे कि अंकगणितीय आधारभूत परिमेय से, यहाँ लिख दीजिएगा अंकगणितीय आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता मतलब एक, अद्वितीयता का मतलब क्या, एक हमें यह निश्चित करती है, कि 6 के पावर n के गुणनखंड 6 के पावर n के गुणनखंड 2 तथा 3 के 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 के 3 ही प्राप्त होगा, 2 तथा 3 ही प्राप्त होगा, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है। एक लाइन और लिख दीजिएगा नीचे, अतः ऐसी संख्या कोई n
अतः ऐसी संख्या, अतः ऐसी संख्या, अतः ऐसी कोई संख्या, अतः ऐसी कोई संख्या, अतः ऐसी, अतः ऐसी, अतः ऐसी, अतः ऐसी, अतः ऐसी कोई संख्या, कोई संख्या n, कोई संख्या n, n नहीं है, n नहीं है, नहीं है जिस पर, जिस पर, जिस पर 6n 0 पर समाप्त होगा, जिस पर 6n, जिस पर 6n 0 पर, 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा। इसको दिखा दिए, भाषा में लिख दिए। ऐसी कोई संख्या नीचे लिख दें कि अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिस पर 6n 0 पर समाप्त होगा। तो यही लिख देना है, समझ गए ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 0 आने के लिए क्या चाहिए, इसका जो घात के रूप में गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तभी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 2 और 5 के तो रूप में नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसको लिख देंगे। तो यही था 5 नंबर। आप लोग वीडियो की इतने ही दूर रहने देना है, फिर कल मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। इस पर और 1-2 क्वेश्चन है, दूसरा बुक से बोलेंगे तो बता देंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल का यही नाम है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। 5 तक आप लोग देखें, बिहार बोर्ड NCERT मैथ से है, ठीक है।